क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, चालू खाता संतुलन के संदर्भ में विचार करना है। इसमें देख लेते हैं कि यह वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए एक माप है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। यह गलती है। चालू खाता संतुलन में वस्तु और सेवा दोनों का माप। यहाँ पर चालू खाता संतुलन के संदर्भ में देख लेना, ये वास्तव में होता क्या है। अर्थात एक देश जितनी भी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं तत्काल में विश्व के अन्य देशों को निर्यात करता है और जितना आयात करता है, उनके बीच का अंतर पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उनके बीच के अंतर को चालू खाता संतुलन कहा जाता है। जो कि वस्तु या सेवा कुछ भी आयात निर्यात किया जा सकता है इसमें, तो इनके बीच के अंतर को चालू खाता संतुलन कहा जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि सेवाएं शामिल नहीं होती, ये गलती हो जाएगा। और उसके बाद से तेरा ऑप्शन नंबर बी सेकंड स्टेटमेंट तेरा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को छोड़कर विदेश से प्राप्त उपादान आय शामिल होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरण भुगतानों को छोड़कर विदेश से प्राप्त उपादान आय शामिल होते हैं जी, तो यह गलती है। इसमें अंतरण भी शामिल होता है। तत्काल में जो कोई भी विदेश से कोई भी संस्था दे देता है और अनुदान मिल जाता है, अगर मान लीजिए कि कोई WHO से या किसी अन्य संस्था से भारत को अनुदान मिल जाता है, तो उसको भी चालू खाता संतुलन में ही रखा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि गलती कौन सा है, तो एक और दो दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। कथन एक, RBI गवर्नर मुद्रास्फीति लक्षीकरण में एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। यहाँ पर दे रहा है RBI गवर्नर मुद्रास्फीति लक्षीकरण में एकमात्र प्राधिकारी नहीं है। और इसके बाद से दे रहा ऑप्शन नेक्स्ट दे रहा है, इस भूमिका के लिए मौद्रिक नीति समिति ने RBI गवर्नर को प्रतिस्थापित किया है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सही भी हैं। ऐसे कि RBI पहले जो था, RBI गवर्नर एकमात्र पदाधिकारी मान लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में मौद्रिक नीति MPC बन चुकी है। क्या बन चुकी है जी? MPC बन चुकी है। इसमें 3 सदस्य RBI से होते हैं और 3 सदस्य मतलब कि इधर से एक्सपर्ट मनोनीत होते हैं, जो दोनों शामिल होकर नीतियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र अधिकारी नहीं है, कैसे कि MPC सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा है मौद्रिक नीति लक्ष्यीकरण के लिए। और उसका परिभाषा यहाँ पर दे भी रहा है कि मौद्रिक नीति समिति मुख्य हो गई और RBI गवर्नर सेकेंडरी हो चुका है। सेकेंडरी नहीं कर सकते, मतलब कि उसकी शक्तियाँ कम हो चुकी है। यहाँ पर दे रहा है कि ये दोनों सही भी है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के संदर्भ में विचार करना है और सही पूछा जा रहा है। भुगतान संतुलन यहाँ कह रहा है कि यह एक लेखा जोखा है जो केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को दर्शाता है। भुगतान संतुलन केवल वस्तु और सेवाओं को आदान प्रदान करता है। यहाँ पर केवल जैसे ही आया सतर्क हो जाना चाहिए और सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। अगर सही पूछा जा रहा है तो केवल जैसे ही आया तो पता चल गया कि यह गलती है। इसमें कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि केवल आने पर गलती सही होते हैं। तो केवल आते ही उसको स्टेटमेंट को छोड़कर से इसको पढ़ लेना चाहिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी के आयात और निर्यात से जुड़े हुए लेन देन शामिल होते हैं, किंतु विदेशी सहायता और प्रेषण शामिल नहीं होते हैं। तो ये गलती है। इसमें प्रेषण भी शामिल होते हैं। प्रेषण का नहीं शामिल होगा जी, इसको भी तो भारत देश का मतलब देश का इनकम माना जाता है, तो ये भी प्रेषण भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर भी गलती हो गया। सी नंबर तेरा, यह किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा है। तो यही ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कितने सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं? तो यहाँ पर तेरा ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट GEP, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। यहाँ पर तेरा सही कितने हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3, कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा कितने जारी किए जाते हैं जी? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कौन जारी करता है जी? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट EDB जिसको बोलते हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद से ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट भी यही जारी करता है विश्व बैंक। उसके बाद से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है, यही भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पर दे रहा था, यहाँ पर तो 2 सही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी जारी करता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये जो है IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये 3 नंबर नहीं होगा, 1 और 2 केवल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के तुलन पत्र की अस्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी मदें परिलक्षित होती हैं?
अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के संतुलन पत्र की अस्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल होती है? यहाँ पर दे रहा है ऋण अग्रिम, ऋण अग्रिम, उसके बाद से दे रहा है बैंक द्वारा धारित निवल सावधि जमाएं, उसके बाद से नकदी आरक्षित अनुपात जिसको CRR बोलते हैं, तुलन पत्र की अस्थियों में शामिल होती है। तो यहाँ पर ऋण अग्रिम तो शामिल होता है, यहाँ पर ऋण अग्रिम शामिल होता है और यहाँ पर नकदी आरक्षित अनुपात भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है बैंकों द्वारा धारित निवल सावधि जमाएं ये शामिल नहीं होती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है का सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। जनता द्वारा धारित मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा भंडार, और उसके बाद से दे रहा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित मुद्रा। यहाँ पर दे रहा है इन उपर्युक्त में से कितने उच्च शक्ति द्रव्य या मुद्रा के घटक हैं? उच्च शक्ति द्रव्य और मुद्रा के घटक है, तो यहाँ पर केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जनता द्वारा धारित मुद्रा किसके सब उच्च शक्ति मुद्रा के संबंध में पूछ रहा है, द्रव्य या मुद्रा के घटक उच्च शक्ति, यहाँ पर जनता के द्वारा धारित, और यहाँ पर दे रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा, तो ये तो शामिल है, ये उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित मुद्रा ये भी है, लेकिन यहाँ पर जनता द्वारा धारित मुद्रा उच्च शक्ति में शामिल नहीं होता था। तो हमारे और आपके पास जो पैसा है उसको उच्च शक्ति नहीं माना जाता है। कहाँ है कैसे कि हम लोग कभी भी खर्च करके और बाजार की तरलता बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इसको उच्च शक्ति मुद्रा नहीं कहा जाता है। और इसको लिक्विडिटी उच्च तरलता मुद्रा कहा जा सकता है, जो हम लोग के पास है उसको उच्च तरलता मुद्रा कहा जाता है, उच्च तरलता। लेकिन वहीं पर जो RBI के पास विदेश पैसा है, विदेशी मुद्रा है, और व्यावसायिक बैंकों के पास की मुद्राएं दोनों उच्च शक्ति मुद्रा कही जाती हैं। तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाओं, पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाओं के संदर्भ में विचार करना है। पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाओं के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है OMOs को परवर्ती चरण में प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के वायदे के साथ संचालित किया जाता है। OMOs को परवर्ती चरणों में प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के वायदे के साथ शामिल किया जाता है। और इसके बाद से दे रहा है पूर्ण रूप से OMOs दीर्घकालिक तरलता और संतुलन को प्रतिबंधित करने के लिए किए जाते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब कैसे पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन करना है, और केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ऐसे करके ऑप्शन है। यहाँ पर पहला तो गलती है, ऐसे कि पूर्ण रूप से यहाँ पर पूर्ण रूप से OMOs को परिवर्तित चरण में प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के वायदे के साथ संचालित किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि पूर्ण रूप से OMOs जो है दीर्घकालिक तरलता और संतुलन को प्रतिबंधित करने के लिए किए जाते हैं। तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। OMOs क्या होता है, और जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, इसमें RBI जो है बाजार में उतर के, मतलब कि बाजार में प्रतिभूति जो होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, और बैंक जितना भी सिक्योरिटी होता है उसको बेचना और खरीदना शुरू कर देता है इसी को। और लोगों अगर मान लीजिए कि तरलता ज़्यादा है बाजार में, तो बेचना शुरू कर देता है, प्रतिभूतियों को बेचेगा और पैसा ले लेगा, बाजार में तरलता कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि बाजार में पैसा कम है, तो क्या करेगा कि प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करेगा, प्रतिभूति लेकर और लोगों को पैसा दे देगा। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा तरलता घट जाता है, और इससे क्या होता है, तरलता कम हो जाता है, तरलता बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसी को ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन कहा जाता है RBI का। यहाँ पर दूसरा नंबर केवल सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य ह्रास मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य ह्रास क्या दर्शाता है? यहाँ पर पूर्ण रूप से मौद्रिक क्षति को दर्शाता है जी, मूल्य ह्रास। उसके बाद से दे रहा है समय के साथ पूंजी के मूल्य में गिरावट, उसके बाद से पुनर्विक्रय मूल्य में वृद्धि, पूंजी के पुनर्विक्रय मूल्य में वृद्धि, रख रखाव पर मौद्रिक व्यय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समय के साथ पूंजी के मूल्य में जब गिरावट होता है उसी को मूल्य ह्रास कहा जाता है। अर्थात कोई मशीन लाए और उससे उपयोग करना शुरू कर दिए, मान लीजिए कि आटा चक्की मशीन है और इसको लाकर उपयोग करना शुरू कर देते, एक साल बाद इसका मतलब कि कोई भी पार्ट पुर्जा टूट जाएगा, नट बोल्ट घिसेगा, चक्की घिसेगा, इसे घिसने से इसका मूल्य जो कम हो जाएगा, अगले साल इसी को बेचेंगे, यहाँ पर लाए 1 लाख का तो अगले साल ये 50,000 में बिकेगा, मतलब कि इसका मूल्य बहुत कम हो जाएगा, और तो इसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। तो समय के साथ पूंजी के मूल्य में गिरावट को ही मूल्य ह्रास कहा जाता है। अब देख लेते हैं टिकाऊ उपभोक्ता के वस्तुओं के संदर्भ में विचार कीजिए। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में विचार कीजिए। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, घरेलू कंप्यूटर को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उसके बाद से दे रहा है सभी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ये तो सही है कि टेलीविजन प्रैक्टिकल भी है कि टेलीविजन कितना एक बार खरीदने पर कई 2 साल 3 साल या 4 साल भी चल सकता है, यहाँ पर कई वर्षों तक 10-10 वर्ष तक जा सकता है। रेफ्रिजरेटर भी कई वर्षों तक जाता है, 10-10 वर्ष तक चला जाता है। कंप्यूटर भी जाता है, तो इसीलिए इसको टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। और यहाँ पर सभी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, जैसे ही सभी केवल देने लगे क्वेश्चन में, तो समझ जाना चाहिए आसपास में गलत का निशान है, लाल साइन बोर्ड चल रहा है। अब यहाँ पर तेरा उपभोक्ता वस्तुओं को पूंजीगत वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है जी कभी।
यहाँ पर ये गलती है। ऐसी उपभोक्ता वस्तु को उपभोग वस्तु कहा जाता है। पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं? जो मशीनें होती है, भारी मशीनें होती हैं, उनको पूंजीगत वस्तु। अगर मान लीजिए खेत खरीदे या फिर कोई भारी मशीन खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, तो इन सब को पूंजीगत वस्तु कहेंगे, जिससे कि हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अब आटा चावल को इसीलिए उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, ना कि पूंजीगत वस्तु। तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर गलती है, ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा और सही पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों। उत्पादन के साधनों उनकी सीमांत आय के संबंध में विचार करना। तो यहाँ पर दे रहा है भूमि। उत्पादन के साधन का है भूमि और किराया। आय क्या होता है? किराया। भूमि से किराया आय होता है जी। उसके बाद से दे रहा है श्रम। श्रम से क्या होता है? तो वेतन। उसके बाद से दे रहा है पूंजी से लाभ। उसके बाद से उद्यमशीलता से ब्याज। तो यहाँ पर ये तो भूमि से क्या किराया मिल सकता है, श्रम से श्रम करेंगे तो वेतन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है उद्यमशीलता से ब्याज मिलेगा जी। उद्यमशीलता से ब्याज का कोई संबंध नहीं है, तो आय इसका संबंध नहीं है। पूंजी से लाभ हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। भूमि से किराया मिलता है, श्रम से वेतन मिलता है। यहाँ पर पूंजी कहीं पर रख दिया जाए तो उससे आय लाभ नहीं होगा, इसको लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब लाभ होता है। तो इसीलिए 3 और 4 गलती है। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 2 युग्म सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन नंबर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी जिसे बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्राप्त किया, किसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर दे रहा है मुद्रास्फीति को समायोजित करके, मूल्य ह्रास को समायोजित करके, यहाँ पर दे रहा है निवल अप्रत्यक्ष करों को समायोजित करके, विदेशी चालू अंतरण को समायोजित करके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य ह्रास को समायोजित करके। निवल राष्ट्रीय नेट नेशनल एनएनपी किसको बोलते हैं? मतलब कि जीडीपी में से है। जीडीपी क्या कहा जाता है? जितना भी हम लोग देश के अंदर सीमा के अंदर जितना भी आय हो जाता है उसको जीडीपी बोलते हैं। इसमें से मूल्य ह्रास हो जाता है, अर्थात मशीन चला है, मान लीजिए कि देश भर में 10 एरोप्लेन निर्मित हुए, उनमें से एरोप्लेन निर्माण करने वाली मशीनें घिस कर कम हो जाती हैं। तो मशीनें घिस कर उनका मूल्य कम हो जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, तब जाके नेट नेशनल निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं मूल्य ह्रास को समायोजित करके मिलता है ये। अब देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा कथन नंबर 1, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही, यदि देश के जीडीपी में वृद्धि हो रही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि जनता के कल्याण स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। जीडीपी में वृद्धि का तात्पर्य लोगों के कल्याण में वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर दे रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मकता और नकारात्मक बाह्य प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक बाह्य प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता, तो एकदम यह भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ पर दे रहा है अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, अंतिम पूंजीगत व्यय, मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यय, इसका सुरक्षा पर सरकारी व्यय। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय। यहाँ पर इसमें क्या होता है? जीडीपी की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं पर उपभोग वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं किया जाता है इसमें जीडीपी में। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, विचार कर लेते हैं। जीडीपी या फिर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। और उसके बाद से दे रहा है एकदम सही है कि यही मापता ही है। जीडीपी का परिभाषा ही होता है किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो यहाँ पर दे रहा इसमें सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, इसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर बी गलती है। इसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा, मतलब परिभाषा में ही बताया गया है कि देश के भीतर कोई भी व्यक्ति हो, विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो, अगर देश के भीतर कोई वस्तु उत्पादन करता है, जैसे मान लीजिए कि सेफ्रॉन कंपनी भारत में आ रहे हैं, भारत में अपना फैक्ट्री लगाने वाली है, भारत में अगर आ गई सेफ्रॉन, अगर मालिक है फ्रांस का, अगर इसका फैक्ट्री लग जाता है भारत में और भारत में उत्पादन होने लगता है, भारत की जीडीपी में शामिल होगा और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं शामिल होगा। तो यहाँ पर बी गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक प्रयोजन आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तिक प्रयोजन आय जिसको पीडीआई बोलते हैं,
यहाँ पर दे रहा है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI बराबर, ये फार्मूला याद करने वाला है, तो इकोनॉमिक्स में फार्मूला ये सब मिलता है। यहाँ पर व्यक्तिगत आय माइनस PI माइनस अवितरित लाभ माइनस गैर कर अदायगी, तो ये सरासर गलती है। ये सब यहाँ पर दे रहा है PDI का ये परिभाषा दे रहा है व्यक्तिगत आय PI व्यक्तिगत कर अदायगी प्लस अवितरित लाभ, तो ये भी गलती है। इसके बाद से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय PI व्यक्तिगत कर अदायगी गैर कर अदायगी, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद से देख लेते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मतलब PDI बराबर व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। व्यक्ति को यहाँ पर इसका अर्थ ही होता है एक शब्द मतलब एक सेंटेंस में समझते व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, अर्थात आपके पास जो पैसा है उसको कितना जो भी आपको वेतन मिलता है उसमें से कितना आप उपयोग कर सकते हैं, उसी को व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। अर्थात एक व्यक्ति के पास जो भी वेतन आता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास महीना में 10,000 का वेतन है उसका, तो वो 10,000 खर्च नहीं कर सकता है पर्सनल रूप से, उसको कर देता है। उसके बाद से कुछ रूम भाड़ा देना होगा, मतलब किसी अन्य कर में देना होगा, तो इन सब को घटाने के बाद जो बच जाएगा जिसका उपयोग वो पर्सनल लाइफ में उपयोग कर सकता है, तो उसको व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। और D नंबर इसको परिभाषित करता है गैर कर अदायगी, जितना भी कर देने के बाद जो पैसा बच जाता है, इसे भी कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। किसको कहते हैं कि तो करों की भुगतान करने के बाद व्यक्ति के पास जो बच जाता है उसको व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। उत्पाद का बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन के साधन लागत में कौन सा जोड़ा जाता है? उत्पाद का बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पाद के साधन लागत में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर तेरा कुल अप्रत्यक्ष कर, कुल प्रत्यक्ष कर, कुल सब्सिडी, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर कुल अप्रत्यक्ष कर शामिल हो जाएगा। उत्पाद का बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पाद के साधन लागत में यहाँ पर कुल अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में पूछा था। राष्ट्रीय आय प्रयोज्य आय किसके बराबर? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यहाँ पर बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व से राष्ट्रीय कीमतों बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व के दूसरे देश से प्राप्त अन्य निवल चालू अंतरण, इसके संबंध में क्वेश्चन बनाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 ही था। राष्ट्रीय आय के संबंध में या फिर नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, भुगतान संतुलन से जुड़ा हुआ था, लेकिन यही परिभाषा हो जाएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में। राष्ट्रीय आय प्रयोज्यता किसके बराबर होता है जी? तो यही फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला है, फार्मूला याद कर सकते हैं आप लोग। कौन सा फार्मूला है जी? तो बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में शेष विश्व से प्राप्त निवल चालू अंतरण को राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सरकार से प्राप्त उपहार, पुरस्कार और छात्रवृत्ति को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर दे रहा है नागरिकों की ओर से देयताएं, और उसके बाद दे रहा है C नंबर दे रहा है वेतन और पारिश्रमिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, नागरिकों की ओर से देयताएं नहीं होगी राष्ट्रीय आय लेखांकन में। यहाँ पर अंतरण भुगतान जो होता है ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जो भी अंतरण भुगतान में माना जाता है, जो भी उपहार, पुरस्कार और छात्रवृत्ति जो सरकार की तरफ से मिलता है किसी व्यक्ति को, तो उसको मतलब सरकार की तरफ से इसको अंतरण भुगतान कहा जाता है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह चर फ्लो वेरिएबल है? प्रवाह चर कौन सा एक प्रवाह चर या फ्लो वेरिएबल है? बैंक बैलेंस, इक्विटी शेयर धारिता, आय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर C आय। आय जो है एक प्रवाह चर फ्लो वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। एक मुद्रास्फीति अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार स्तर पर किसके समय का पूछा जा रहा है? तो सही कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रहा है एक मुद्रास्फीति अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार स्तर पर संचालित अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को मापता है। तो यहाँ पर ये तो सही है। और दूसरा यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है मुद्रास्फीति अंतराल मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करता है। मुद्रास्फीति अंतराल मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करता है जिसे सरकारी व्यय में वृद्धि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। सरकारी व्यय में वृद्धि के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये गलती है। सरकारी व्यय में वृद्धि कर देने से मुद्रास्फीति तो और बढ़ जाती है, ना कि घटती है। और यहाँ पर दे रहा है कि सरकारी व्यय में वृद्धि कर देंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। सरासर गलती है। 1 नंबर केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भारतीय कार कंपनी का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में, किंतु भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। यहाँ पर देखने से ही लग जाएगा कि एकदम सही है। कि जीडीपी बोलते किसको हैं, तो किसी जिस देश की सीमा के भीतर उत्पादन होता है उसी के जीडीपी में शामिल कर देते हैं। जैसे कि यूएसए की सीमा है, यूएसए देश है और भारत की कोई कंपनी जाकर इसमें उत्पादन कर रही है, भले भारत में आय मिलेगा, बाद में जो लाभ होगा भारत में आय मिलेगा, लेकिन भारत में आय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जीडीपी में किसके शामिल होता है, यूएसए के जीडीपी में। और यहाँ पर दे रहा है भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा, अर्थात आय जब मिल जाएगा तो जितना भी लाभ मिलकर आएगा भारत में, तो लाभ यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्टॉक चर है, स्टॉक चर यहाँ पर दे रहा है, सही उत्तर का चयन करने का पूछा जा रहा है सही। और स्टॉक चर पूछ रहा है, स्टॉक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जमा कर या स्थिर रख लेना जिससे कि लाभ हो सके, भविष्य में लाभ होगा। तो यहाँ पर दे रहा है राष्ट्रीय आय, एक यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय आय, बचत, संपत्ति, पूंजी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है स्टॉक चर में शामिल नहीं होता है, बचत भी शामिल नहीं होता है। यहाँ पर संपत्ति, जो भी आपके संपत्ति है, पहले ही बोला गया था ऐसा चीज़ जिसको रखने पर आगे जाकर लाभ हो, तो संपत्ति रखेंगे तो इसको जाकर आगे लाभ होगा, पूंजी भी रखेंगे तो जाकर आगे लाभ होगा, स्टॉक चर है। लेकिन बचत जो है, बचत रखे हैं तो छोटा सा सेविंग हर कोई रखता है, तो यहाँ पर स्टॉक चर में इसको शामिल नहीं किया था। ऐसे बचत भी है, अपने निजी उपभोग के लिए ही इसको बचत किया जाता है, सेविंग जिसको कहते हैं। यहाँ पर 3 और 4 केवल सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन कुछ स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। और इसके बाद से दे रहा है, तो ये तो सही है, सॉरी गलती है ये यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी, तो कौन सा सही नहीं है, तो सबसे देखना है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दे रहा है कि मौद्रिक, सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनिवार्यतः अर्थ यह नहीं होता है कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो ये सही है, ये एकदम सही है कि इसका अर्थ कुछ नहीं होता है कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये गलती है, ये सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा गलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल ए गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक अर्थव्यवस्था में घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। और इसके बाद से दे रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक की गणना में शामिल वस्तुओं का भार नियत रहता है। तो यहाँ पर केवल एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये परिभाषा दे ही जरा, यहाँ पर सब सारा का सारा परिभाषा ही है, तो इसमें कुछ समझाने वाला विशेष मिलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा समझाना जरूर नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 79 नंबर कथनों पर विचार करने देख लेते हैं। आधार कीमतों में उत्पादन कर शामिल होते हैं, किंतु उत्पाद कर शामिल नहीं होते हैं। तो ये तो सही है। यहाँ पर किसके सही पूछा जा रहा है, तो ये सही है। सेकंड नंबर दे रहा है उत्पादन कर और सब्सिडी उत्पादन के संदर्भ में भुगतान या प्राप्त किए जाते हैं, भुगतान प्राप्त किया जाता है, ये उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 79 का सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है, किसी व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से जोड़ना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में जोड़ना आवश्यक है। यहाँ पर दे रहा वितरित लाभ, सरकार और फार्मों से परिवारों की गई अंतरण अदायगी। इसके बाद से दे रहा है परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज की अदायगी। और उसके बाद से दे रहा है निगम कर। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी, तो व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम जिसको बोलते हैं, पर्सनल इनकम की गणना करने के लिए राष्ट्रीय इनकम से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में किसको जोड़ देंगे तो पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर सरकारी और फर्मों में से परिवारों की गई अंतरण अदायगी, अर्थात सब्सिडी कोई दिया जाता है, तो सब्सिडी दे दिया जाए, या फिर सब्सिडी मुआवजा दे दी जाए, और स्कॉलरशिप दे दी जाए, क्या कोई अन्य सहायता कर दिया जाए, जैसे कि आवास बनाने के लिए पैसा दिया जाए, इस सब को पर्सनल इनकम में ही रखा जाता है। राष्ट्रीय आय में, जो भी राष्ट्रीय आय में
सरकार द्वारा जो व्यक्तियों को बांटा जाता है मुफ्त में, उन सबको शामिल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में विचार करना था, विचार कर लेते हैं। इसकी गणना आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है, विचार करना देखना ये देखना जरूरी है कि, और यहाँ पर ये सही है कि गलती है ये देखना जरूरी है। यहाँ है कि इसकी गणना आमतौर पर सकल घरेलू जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। तो एकदम ही सही है कि प्रति व्यक्ति आय का यही फॉर्मूला ही होता है कि जीडीपी बाई जनसंख्या, कुल जनसंख्या से भाग देने पर, जीडीपी में कुल जनसंख्या से भाग देने पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। यह प्रायः विभिन्न समूहों के बीच आय के वितरण में असमानताओं को छुपा देता है। तो यह भी सही है। कहा कि देश की आय, कुल आय में, तो मान लीजिए किसी देश भर के कुछ 50,000 लोगों का आय है 1-1 लाख रुपया, और बाकी सब लोग का आय 10-10 हज़ार, सबको जोड़ लिया जाता है जीडीपी में। और जीडीपी मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया आया, तो कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। इसका यहाँ पर मान लीजिए 100 आदमी है, 5 करोड़ में भाग देंगे तो यहाँ पर लगभग 5-5 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन 100 आदमी में 5-5 लाख रुपये थोड़ी ना आय होगा। कुछ लोगों का आय जो है 10-10 हज़ार है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का आय केवल 10-10 हज़ार ही ना है, और कुछ लोगों का आय ज़्यादा है, तो इसीलिए असमानता को नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 82, पूंजी बाजार के संदर्भ में विचार करना है। पूंजी बाजार के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। पूंजी बाजार प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से बचतकर्ताओं से उपयोगकर्ताओं तक प्रत्यक्ष वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं। और इसके बाद से दे रहा है, ये तो सही है कि पूंजी बाजार का संदर्भ यही होता ही है। इसके बाद से इसे बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों प्रकार के पूंजी कोष जारी किए जाते हैं और उनका कारोबार किया जाता है। तो ये भी सही है। और तीसरा नंबर दे रहा है, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी शामिल होती है। ये सबसे बड़ा थी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मुद्रा बाजार में कह रहा है कि तुलना में, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी शामिल होती है जी, सॉरी सीमित होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलती है। भले यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर गलती है। पूंजी बाजार और सार्वजनिक बाजार, मतलब पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में सार्वजनिक भागीदारी समान होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना। बीमा क्षेत्र के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। भारत में बीमा की पहुंच सकल घरेलू उत्पाद के 2% से भी कम है। भारत में बीमा की पहुंच जीडीपी के 2% से भी कम है जी। और यहाँ पर सेकंड नंबर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गलती, कौन सा सही नहीं है। तो ये एकदम सही है कि बीमा जितना भी लोग कराए हुए हैं वो जीडीपी में 2% से भी कम का हिस्सेदारी रखता है। और यहाँ पर बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% है। सॉरी ये गलती है, इसकी 3% से ऊपर हो चुका है भारत का। पहले था जो कि 2% से कम था, लेकिन वर्तमान में ये 3% प्लस हो चुका है। 5% से कम है। यहाँ पर 5 लिखा होता तो गलती होती, लेकिन 3% से ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर 1 नंबर गलती है। सेकंड नंबर दे रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट है, बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% है। तो यह भी गलती है। बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% है, ना कि 49%। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों गलती है। 1 और 2 दोनों गलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, और यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, दोनों गलती है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसको एमएसएमई कहते हैं। एमएसएमई के संदर्भ में विचार करना है। एमएसएमई का वर्गीकरण केवल वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाता है। एमएसएमई का वर्गीकरण केवल वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाता है, ध्यान देने वाला बात है। दूसरा नंबर, यह बृहद उद्यमों की तुलना में निवेश की गई प्रति इकाई पूंजी पर अधिक रोजगार के अवसर सृजित करता है। एकदम ही सही है। ऐसे कि 90% देश का 90% रोजगार जो है, जितना भी हम लोग का गैर कृषि से आय होता है, उसका 90% रोजगार कहाँ से मिलता है, तो एमएसएमई से ही मिलता है। भले ही आय कम होता है, आय भले ही एमएसएमई से कम होता है, लेकिन 90% के आसपास रोजगार जो है एमएसएमई से ही मिलता है। और यहाँ पर दे रहा है एमएसएमई का वर्गीकरण केवल वार्षिक कारोबार से ही एमएसएमई का वर्गीकरण होता है। नहीं, यह गलती है। पूंजी लागत से भी, पूंजी कितना लगाकर, मान लीजिए कि पूंजी कितना लगाकर कंपनी बनाया गया, उससे भी एमएसएमई का वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल बोल रहा है केवल वार्षिक कारोबार भी शामिल होता है, जिसको टर्नओवर बोला जाता है। टर्नओवर से भी शामिल किया जाता है, लेकिन पूंजी लागत से भी। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। पूछा जा रहा है सही ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड सांविधिक तरलता अनुपात के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र होते हैं।
मुद्रास्फीति, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति सूचकांक जो है बॉन्ड सांविधिक तरलता अनुपात के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र होते हैं जी, एकदम सही है। और दूसरा नंबर दे रहा है मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है, यह एकदम सही है। और ये दोनों आपस में विभाजित भी करते हैं, कैसे मतलब परिभाषित भी करते हैं। मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड को सरकारी प्रतिभूति के रूप में जाना जाता है, इसीलिए तो मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड सांविधिक तरलता अनुपात के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र है। यहाँ पर एक और दो दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि कहते हैं। पीएम स्वनिधि जो कि कोरोना के टाइम में चला था, जो ठेला पर जो सामान बेचने वाले हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि अपने व्यापार को बढ़ा सकें। यह स्ट्रीट वेंडर्स को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण तक की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जी। यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना तो एकदम सही है। दूसरा नंबर है यह रियायती ब्याज दर पर 1 लाख तक के आरंभिक कार्यशील ऋण पूंजी। सबसे पहला बात है कोई ठेला लगा के बेचेगा तो उसको 1 लाख का ऋण दिया जाएगा जी। कभी संभव है पहले कि ये कोई ठेला लगा रहा है, चाहे कोई सब्जी नीचे बैठ के बेच रहा है सड़क के किनारे, तो उसको 1 लाख का ऋण चाहिए? नहीं, गलती है ये। पहले था यहाँ पर 10,000 तक का ऋण मिलता था पहले, लेकिन अब कर दिया गया कि 20,000 तक का प्रारंभिक ऋण कोई भी ले सकता है। 20,000 का प्रारंभिक ऋण ले सकता है। यहाँ पर 1 लाख नहीं बल्कि 20,000 होना चाहिए था, तो यहाँ पर बी नंबर गलती है। ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो केवल हो जाए कितना? केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राजमार्ग निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के संदर्भ में विचार करना। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है मॉडल के अनुसार सरकार जो है वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले 5 वर्षों में परियोजना लागत की ठीक 50% योगदान देगी। एन्यूटी मॉडल पर विचार करना सबसे बड़ी बात है। इसके बाद से दे रहा है कितना? 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर दे रहा है HAM के तहत एक सड़क, जिसको हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM को ही कहते हैं, एक सड़क का निर्माण करता है लेकिन उसे टोल संग्रह के माध्यम से अपने निवेश को वसूल करने की अनुमति नहीं होती है। यह सही है कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत यही होता है कि निजी क्षेत्र को, यह PPP का एक भाग है। PPP के अनेक भाग हैं जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, इसके कई भाग है, जिसमें से एगो है बोल